फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापति। वेलकम टू द कन्या एकेडमी। कन्या एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम दो चरों वाली रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं और दो चरों वाली रैखिक समीकरण के अंदर हमने देखा कि हमारे पास यदि समीकरण होती है और समीकरण के यदि हमें हल नहीं निकालने हो, हल नहीं निकालने का मतलब है बीजगणितीय हल हम नहीं निकालना चाहते हैं, तो उसके निकाले बिना ही हम समीकरणों को देखकर बता सकते हैं कि जो हमारी समीकरण है वो किस तरीके से दिखने वाली है। मतलब हमारी समीकरण संपाती है या फिर प्रतिच्छेदी है या समानांतर है, इन सभी के बारे में हम देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? इसके पहले वाले जो वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने क्या किया था, एक टेबल के माध्यम से सीखा था कि हम किसी भी की टेबल के माध्यम से बता सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई समीकरण का पेयर है, मतलब युग्म समीकरण है, उस समीकरणों के अंदर कौन से हल विद्यमान है, उन सभी के बारे में हम देख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, जो हमने टेबल बनाई थी उस टेबल के अंदर मैं आपको समझाना चाहूं तो वहां पर हमने ये सीखा था कि a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 होता है। तब हमारी पास जो समीकरणें होती है वो समानांतर होती है। मतलब हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो चर है वो उसके साथ लगने वाले अचर का रेशियो निकालना है और रेशियो निकाल के उसको चेक करना है कि हमारे पास जो उसके भिन्न आए हैं, हमारे पास जो रेशियो आए हैं वो किसके बराबर है, और फिर उससे हम निकाल सकते हैं कि हमारी जो समीकरणें हैं वो कैसी दिखने वाली है। क्लियर हो गया है? आज के जो वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो दो चरों वाली समीकरण है उनको ग्राफिकली कैसे देखा जा सकता है। ग्राफिकली देखने का मतलब क्या है, यहां पर हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि हमारी जो दो चरों वाली समीकरण है वहां पर किस तरीके से हल विद्यमान होते हैं, और वहां पर हम ये भी देखेंगे कि जो हमने हल निकाले हैं, जो हमारे पास हल बनने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं। जब चलते हैं हमारे आज की वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास रेखाएं कौन कौन सी। देखिए, यहां पर मैं आपको पहली बात करूं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, समानांतर रेखाएं होती है और संपाती रेखाएं होती है। तो देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो चित्र होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। हमारे पास जो रेखा होती है, हमारे पास रेखा L1 और L2 दो रेखाएं हैं, वो दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर कट करती है। दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर कट करती है, तो जिस बिंदु पर वो कट करती है वही हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, और उस प्रतिच्छेदी बिंदु से हम निकालते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं का हल। क्लियर? अब चलते हैं हम समानांतर रेखाओं के अंदर। तो समानांतर रेखाओं के अंदर हमने देखा कि हमारी पास जो दो रेखाएं होती हैं, दो रेखाओं के बीच का जो अंतर होता है, दो रेखाओं के बीच का जो अंतर होता है d, वो एक समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती है। और जब ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है तो यहां पर कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। चलते हैं आगे संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाओं के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो रेखा होती है उसी के ऊपर दूसरी रेखा होती है। मतलब क्या कहने वाला हूं, L1 और L2 दोनों एक ही ऊपर होती है, मतलब रेखा 1 और रेखा 2 जो है दोनों एक के ऊपर होती है। तब यहां पर हमारे पास अनंत हल विद्यमान होते हैं। और ये अनंत हल क्या होते हैं, देखिए दोनों की दोनों जो रेखाएं हैं वो एक जैसी दिखती है, दिखने में एक जैसी होती है, वो किसी एक चीज से मल्टीप्लाई हो रखी थी, जैसे 1 या 2 5 ऐसे कुछ नंबर से गुणा कर रखा होता है, और गुणा करने से वो थोड़ी सी अलग दिखती है, लेकिन वो दोनों जो रेखाएं होती है एक समान होती है। तो यहां पर हमें पता चला कि प्रतिच्छेदी रेखाओं में हमें क्या होता है, एक हल विद्यमान होता है, और उस हल के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से हल विद्यमान होता है। चलते हैं हमारे, देखिए ग्राफिकल रूप से, मतलब आलेखित रूप से हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी रेखाएं हैं, किस तरीके से हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, किस तरीके से हम समानांतर रेखाएं बोलते हैं, और किन रेखाओं को हम संपाती रेखाएं कह सकते हैं। तो उनको देखते हैं हम आलेखित रूप से। तो रैखिक समीकरणों का आलेखित निरूपण का एवं हल के बारे में क्या देखें यहां पर। तो सबसे पहले जो हल होता है हमारे पास वो होता है प्रतिच्छेदी का। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के अंदर क्या होती है, हमारे पास दो रेखाएं होती है। दो रेखाएं कैसी होती है, देखिए बात करें तो देखिए 3x plus 4y इजिकल टू 20 एक रेखा है, दूसरी यहां पर लिखा है x minus 2y इजिकल टू 0। ये एक दो रेखा है। इन दोनों रेखाओं का जब हम ग्राफिकल निरूपण करते हैं, मतलब आलेखित निरूपण करते हैं, तो आलेखित निरूपण के अंदर हमें ये देखिए यहां पर एक लाइन का जो ग्राफ है कुछ इस ढंग से मिलता है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक आलेखित इस तरीके से मिलता है। अगली बात करें तो यहां पर हमें एक आलेखित इस ढंग से मिल जाता है। और जब ये दोनों के दोनों आलेखित एक बिंदु पे जब कट करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो वही बिंदु हमारे पास क्या होता है, प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है।
और देखिए यही प्रतिच्छेदी बिंदु की बात करूं मैं यहाँ पर, इस प्रतिच्छेदी बिंदु का यदि निर्देशांक को निकाला जाए, इस प्रतिच्छेदी बिंदु के जैसे निर्देशांक को निकाला जाए, मतलब निर्देशांक मतलब क्या होता है, x, y को निकाला जाए, तो यही निर्देशांक हमारे पास क्या कहलाता है, इसका एक हल कहलाता है। मतलब क्या हुआ, आपके पास यदि दो रेखाएं दे रखी है, दो रेखाएं मतलब रेखा नंबर 1 एंड रेखा नंबर 2 दे रखी है, तो इन दोनों रेखाओं को आपको बनाना है आलेखित निरूपण। आलेखित निरूपण मतलब ग्राफ बनाना है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जब इसका क्या बनाएंगे, आप ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के बाद आपको दिखेगा कि यहां पर ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और वही प्रतिच्छेदी बिंदु आपका उसका क्या है, हल है। और ग्राफ बनाने का तरीका कैसे है, हमने इसको बहुत अच्छे संग से देख रखा है जब हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमने इनका ग्राफ बनाना सीखा था। एक बार और देख लेते हैं किस तरीके से ग्राफ बनाना है। तो देखिए फटाफट देखते हैं इसका ग्राफ किस तरीके से बनाना है और उसके बाद इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसके आंसर निकालना है। तो यहां पर मैं आपको इसके ग्राफ बनाना सिखाता हूं। देखिए क्या लिखा है, x - 2y = 0 है हमारे पास एक रेखा। इसका यदि मुझे ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या कीजिए, यहां पर x का मान 0 रख दीजिए। x का मान 0 रखेंगे तो इस समीकरण के अंदर जहां जहां आपको, इस समीकरण के अंदर जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आप 0 रख दीजिए। तो यहां पर मैंने 0 रखा, माइनस का 2y = क्या हो गया, 0 हो चुका है। अब देखिए माइनस का 2y = 0 हो चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2y = 0 हो गया है, तो यहां से y = भी क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर हमारे पास पहला निर्देशांक आ चुका है 0, 0। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे, इन सबको हटा देते हैं अब और मैं आपको निर्देशांक निकालना दिखा रहा हूं। देखिए ये रहा आपका 0, 0 वाला निर्देशांक, ठीक है। अब देखिए चलते हैं हम अगले निर्देशांक के ऊपर। तो अगला निर्देशांक यदि मैं x = का मान, x का मान, यहां पर x का मान 4 रखता हूं, क्या रखा हूं, x का मान 4 रखता हूं, तो इस समीकरण के अंदर मैं x का मान 4 रखूंगा, तो ये देखिए 4 - 2y = 0 हो जाएगा। 4 - 2y = क्या हो जाएगा, 0। यहां पर हटा देते हैं इन सभी को क्योंकि यहां पर हम लिखने वाले हैं। देखिए x का मान क्या रख रहा हूं, 4 रख रहा हूं, 2y = क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 4 = क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और यहां से y = क्या हो जाएगा, 4/2, और 4/2 क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब क्या हुआ, जब x का मान 4 रखेंगे तो y का मान मुझे क्या मिला है, 2 मिल चुका है। और देखिए x का मान जब 4 है, ये रहा हमारे पास x का मान जब हमारे पास 4 है, तो y का मान भी मुझे क्या मिल चुका है, यहां पर 2 मिल चुका है। क्लियर। अब देखिए यहां पर आपके पास 2 निर्देशांक आ गए। अब देखिए मैं यहां से तीसरा निर्देशांक निकालने जा रहा हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इस बार मैं रखूंगा, x का मान रखने वाला हूं मैं आपके सामने 6। x का मान क्या रख रहा हूं मैं, x का मान रख रहा हूं 6। तो देखिए x का मान जब 6 रखूंगा तो इस इक्वेशन के अंदर x की जगह रख रहा हूं 6 - 2y = 0, ठीक है। तो ये देखिए ये प्लस का 2y है इक्वल, माइनस का 2y है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस के 2y में बदल जाएगा, तो 6 = क्या बन जाएगा, 2y। y = क्या बन जाएगा, 6/2, और यहां आ जाएगा आपके पास 3। तो यहां पर देखिए y का मान कितना आ चुका है, 3। तो देखिए ये रहा हमारे पास x = 6 और देखिए y = 3। तो यहां जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां पर आपको ये एक बिंदु मिलेगा और इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 6, 3। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक रेखा बन चुकी है। इस रेखाओं के निर्देशांक हमें पता चल चुका है और इस रेखा को हमने क्या किया है, यहां पर आलोकित किया है। देखिए x - 2y = 0 के रूप में। तो इस तरीके से आप किसी भी रेखा को ग्राफ में मतलब आलेखित के अंदर निरूपण कर सकते हैं और आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको दोनों रेखाओं के ग्राफ में एक प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा और उस प्रतिच्छेदी बिंदु का जो निर्देशांक होंगे वही उसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो जो आपके पास दो रेखिक समीकरण मिल रही थी, जिन दो रेखिक समीकरणों के बारे में हम पिछली क्लासेस में कह रहे थे कि आपके पास दो रेखिक समीकरण होती है और दो रेखिक समीकरण के अंदर सॉरी x = यहाँ 0 आएगा और y = क्या हो चुका है, 0, यहाँ x = 4 हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि जब आपके पास दो रेखिक समीकरण होती है, दो रेखिक समीकरणों का यदि मुझे हल निकालना है, एक निर्देशांक बिंदु निकालना है जो आपको ये बताता है कि ये दोनों रेखिक समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करता है, तो उसके कंडीशंस के अंदर हमने पिछली बार देखा था कि यदि हम उसका हल ना निकालें, क्या करें, यदि हम उसका हल ना निकालें तो हल निकाले बिना भी हम उसके हलों के बारे में बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, हम a1/a2 निकालेंगे और यदि हमारे पास ये इक्वल टू मतलब बराबर नहीं आया है b1/b2 से, तब हम उन रेखाओं को क्या बोल देंगे, हमारी जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं।
क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब चलते हैं हमारी अगली रेखा के ऊपर। देखिए अगली रेखाओं के ऊपर चलते हैं तो यहां पर हमारे पास है समानांतर रेखा। समानांतर रेखाएं क्या बोलती है कि यहां पर हमारे पास कोई भी एक ऐसा हल विद्यमान नहीं होता है, या ऐसा बोलूं तो यहां पर ऐसा कोई भी एक प्रतिच्छेदी बिंदु विद्यमान नहीं होता है जिसे हम उसे हल कह सकते हैं। मतलब दोनों रेखाओं से मिलने वाला एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जो दोनों रेखाओं को एक साथ संतुष्ट करता हो, तो इसके अंदर कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं इस ग्राफ के अंदर कि आप यहां देख पाएंगे कि इन दोनों ग्राफों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों ग्राफों के बीच की जो दूरी है वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक बराबर दिख रही है। मतलब ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी एक समान चलती जा रही है, जिसकी वजह से ये दोनों रेखाएं क्या हो गई है, समानांतर हो गई है। अब देखिए इन दोनों रेखाओं को जब आप देखेंगे, देखिए रेखा की समीकरण क्या है, 2x प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बात करें तो यहां पर देखिए x प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपके पास दो रेखाओं के समीकरण हैं। इन समीकरणों को चेक करें, यदि हमारे पास समानांतर रेखाएं हैं तो समानांतर रेखाओं को आप क्या बोलेंगे कि इनके जो आपके कोफिशिएंट है, मतलब इनके जो अचर हैं, इन अचर का आप निकालेंगे भिन्न, तो आप क्या करेंगे a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो यहां पर हम चेक करते हैं कि या ये बराबर है या नहीं है। तो बराबर है या नहीं चेक करते हैं तो कैसे चेक करेंगे, 2/1 बराबर है 4/2 के, और बराबर नहीं होगा -12/-4 के। तो यहां देखेंगे तो यहां हमारे पास 2/1 मिलेगा, यहां देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मिलने वाला है, तो मतलब 2/1 मिलने वाला है। यहां पर देखिए माइनस साइन से माइनस साइन कट चुका है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यहां पर आपको मिलेगा 3। क्या 2 बराबर 3 हो सकता है? नहीं। तो जब 2 बराबर 3 नहीं हो सकता तो यहां पर जो आपको रेखाएं मिलती है समानांतर रेखाएं मिलती है। तो हमें यहां पर क्या मिल रही है, समानांतर रेखाएं मिल रही है, और समानांतर रेखाओं की वजह से यहां पर कोई भी हल विद्यमान नहीं है। देखिए यहां पर मैं बात करना चाहूं तो देखिए यहां पर आपको एक बिंदु दिख रहा होगा 4,0, जो क्या है x प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 पर है। मतलब ये जो रेखाएं हैं x प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 लिखा है, इस रेखा पर बिंदु 4,0 है। तो देखिए यदि मैं बात करना चाहूं 4,0 के बारे में तो ये इस रेखा को संतुष्ट करता है। किसको करता है, देखिए किसको संतुष्ट करता है, x प्लस 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है। तो इसके अंदर रख के भी चेक कर लेते हैं क्या इसको संतुष्ट करता है। तो x की जगह 4 रखा है, प्लस 2 y की जगह मैं रख रहा हूं 0, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए 4 माइनस 4 हो चुका है, 4 माइनस 4 हो गया है 0, तो हो गया है यहां पर 0 के बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है, 4,0 इस रेखा पर संतुष्ट है। लेकिन क्या ये 2x प्लस 4y माइनस के 12 को संतुष्ट करता है? यदि ये इसको संतुष्ट करेगा तो ये इसका हल विद्यमान होगा, और नहीं करेगा तो नहीं हल विद्यमान होगा। तो यहां देखिए 2x माइनस 4y, 2x प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 है। यहां पर 4,0 रखें तो देखिए 2 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 0 माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो 4 दूनी 8 हो गया है, प्लस 0 माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन के साथ 4 मिलने वाला है और 0 बनने वाला है। क्या ये कभी होता है क्या? नहीं, माइनस का 4 बराबर 0 कभी नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ऐसी कोई भी बिंदु नहीं है। अब देखिए मैंने तो एक बिंदु लिया है, आप किसी और बिंदु को लेके देख सकते हैं, कोई भी आपको ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा, ऐसा बिंदु विद्यमान नहीं होगा जो दोनों रेखाओं को एक साथ क्या करे, संतुष्ट करे। क्लियर हो गया? तो समानांतर रेखाएं क्या होती है, आपको क्या करना है, एग्जाम में यदि समानांतर रेखाओं पे क्वेश्चन आए तो आपके दोनों को ग्राफ बनाना है, जैसा कि यहां बनाया हुआ है। और ग्राफ के बारे में हम देख चुके हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है, कहां पर देखे थे, जब हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी तब हमने ग्राफ को बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। तो आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के उसके अंदर बताना है कि ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी प्रतिच्छेदी बिंदु विद्यमान नहीं है। तो ये रेखाएं क्या है, समानांतर है, और इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं है। चलते हैं हमारे अगले के अंदर, देखिए क्या है, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं के अंदर मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि आपके पास जो रेखाएं हैं दोनों एक जैसी ही दिखेगी। दोनों एक जैसी ही दिखने का मतलब क्या है, यदि देखिए आपके पास कोई एक रेखा होगी, उसके अंदर कुछ बिंदु से मल्टीप्लाई कर रखा होगा, तो आपको जो रेखा होगी थोड़ी सी अलग दिखने को मिलेगी, लेकिन होती दोनों रेखाएं क्या होती है, सेम होती है। तभी तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है। देखिए आपको मैं समझाना चाहूं, यहां पर देखिए रेखाओं के समीकरण क्या लिखे हुए हैं, 2x प्लस 3y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0 लिखा है। यहाँ पे इक्वल टू का 9 लिखा है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस के 9 बन जाएगा। बात करते हैं अगली
4x प्लस 6y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब बात करें ये दोनों रेखाएं एक समान कैसे दिखने वाली है। तो आपके पास देखिए ये है समीकरण नंबर 1, ये है आपके पास समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से यदि मैं 2 से भाग कर देता हूं, समीकरण नंबर 2 को जब मैं 2 से भाग कर देता हूं तो देखिए इसको 2 से भाग करते हैं, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2। समीकरण नंबर 2 को मैंने 2 से भाग कर दिया है। तो जैसे ही मैं 2 से भाग करूंगा तो यहां पर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 2x बन जाएगा, प्लस 2 3 6 हो जाएगा तो 3y हो जाएगा, माइनस 2 नंबर 18 हो जाएगा तो यहां हो जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये समीकरण नंबर 1 की तरह ही दिखने लग गई है ना। तो ये क्या किया गया है, समीकरण नंबर 1 के अंदर 2 से गुणा कर दिया गया है तो वो समीकरण हमें अलग दिख गई है। लेकिन संपाती रेखाओं में नहीं होता है। संपाती रेखाओं में क्या होता है कि दोनों की दोनों जो समीकरण है वो एक दूसरे के ऊपर विद्यमान होती है, तभी तो हमें एक ही रेखा दिखती है और एक ही समीकरण दिखती है। अब देखिए यहां पर मैं बात करना चाहूं हल की, यहां पर मैं क्या बात करना चाहूं हल की। तो समीकरण नंबर 1 को जितने बिंदु संतुष्ट करेंगे वही के वही बिंदु समीकरण नंबर 2 को भी संतुष्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के स्वरूप समझाऊं तो देखिए हम लेते हैं 0,3 को, क्या ले रहा हूं मैं यहां पर 0,3 को ले रहा हूं। इस 0,3 को समीकरण नंबर 1 पे भी अप्लाई करूंगा, समीकरण नंबर 2 पे भी अप्लाई करूंगा और देखेंगे कि यह समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर समीकरण नंबर 1 के अंदर रखूं 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 3 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 गुणे 0 हो चुका है 0, प्लस 3 गुणे 3 हो गया है आपके पास 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समीकरण नंबर 1 को तो संतुष्ट करता ही करता है। अब बात करें समीकरण नंबर 2 को संतुष्ट करने की, तो समीकरण 2 को संतुष्ट कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 गुणे हो चुका है 0 प्लस 6 गुणे 3 माइनस का 18 बराबर 0। तो देखिए 4 गुणे 0 हो चुका है 0 प्लस 6 दूनी 12 6 3 18 माइनस के 18 बराबर 0। तो यहाँ पर 0 बराबर क्या आ चुका है 0। इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को दोनों को संतुष्ट करता है। अब एक और बिंदु ऐसा निकालते हैं जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को संतुष्ट करे। तो मान लेंगे कि यहाँ पर एक से ज्यादा हल विद्यमान है। क्यों? क्योंकि यदि हम एक बिंदु को संतुष्ट कराएं तो एक बिंदु तो सर हमारा प्रतिच्छेदी रेखाओं में भी होता है। एक बिंदु तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाओं में भी होता है। तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखा भी कहला सकती है। लेकिन एक और बिंदु मिल जाए तो अब हम कह सकते हैं कि ये संपाती रेखाएं हैं, क्योंकि हमारे पास जब समानांतर रेखाएं होती हैं तो वहां पर तो कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है, कोई भी ऐसा हल नहीं है जो विद्यमान हो, तो वहां पर कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है। और हमारे पास यदि प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात की जाए तो वहां पर केवल एक ही हल विद्यमान होता है, और संपाती रेखाओं की बात करें तो यहाँ पर अनंत हल विद्यमान है। तो यहाँ पर एक और बिंदु ऐसा निकाल देते हैं जिससे इसको दोनों को संतुष्ट करता हो। तो मैं अगला बिंदु ले रहा हूं 3,1, क्या ले रहा हूं 3,1। तो समीकरण नंबर 1 के अंदर हल करके देखते हैं। देखिए 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 1 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3 और माइनस का 9 गुणे 0। तो यहाँ पर आपके देखिए 6 और 3 हो गए हैं 9 माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। तो ये इस रेखा को संतुष्ट करता है, मतलब समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट करता है। अब यदि समीकरण नंबर 2 को भी संतुष्ट कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक से ज्यादा हल विद्यमान है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए 4 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 1 माइनस के 18 बराबर हो गया है 0। तो 4 दूनी 8 4 3 12 हो गया है, प्लस 6 हो गया है माइनस के 18 बराबर 0 हो गया है, और 6 और 2 हो गए हैं 8। तो यहाँ पर हो गए हैं 18 माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक से ज्यादा हल विद्यमान है। तो जब यहाँ पर एक से ज्यादा हल विद्यमान है इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेखाएं क्या है, संपाती रेखा है। अब देखिए इसका बीजगणितीय हल तो हमने निकाल दिया, मतलब ग्राफिकल रूप से देख लिया। लेकिन यदि हम टेबल के रूप से देखें, टेबल के रूप में देखने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम चेक करेंगे a1/a2 को बराबर करेंगे b1/b2 से और बराबर करेंगे हम c1/c2 से, तब हम क्या देखेंगे कि इसके एक से ज्यादा हल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2/4 बराबर है 3/6 के और बराबर होगा माइनस के 9/18 के। तो देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ मिलेगा आपको 1/2। यहाँ पर निकालेंगे, देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा 1/2, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यहाँ पर मिलेगा माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस साइन था कैंसिल हो गया है, 9 एकम 9 9 दूनी 18। तो यहाँ पर देखिए 1/2 1/2 1/2 सबके अंदर 1/2 1/2 1/2 मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो रेखाएं हैं हमारी कौन सी है, संपाती रेखा है। तो अब आपके पास यदि किसी टाइप का क्वेश्चन आए तो बस आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना के हमें बताना है कि ये रेखाएं संपाती है या फिर प्रतिच्छेदी है या समानांतर रेखा है।
आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आरबीएसई के लिए। सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि सीबीएसई के कोर्स में नहीं है, लेकिन आरबीएसई के कोर्स में है, तो आरबीएसई वालों के लिए थोड़ा सा ढंग से इसको समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो देखिए ये टॉपिक क्या कह रहा है, दो चरों वाली रेखिक असमीकाएं। देखिए जैसे कि हमारे चैप्टर में नाम में था रेखिक समीकरण एवं असमीकाएं, तो आज उस असमीकाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि असमीकाएं क्या कहलाती है। तो यहां पर हम बात करें कि हमारे पास जो रेखिक समीकरण होती है, देखिए रेखिक समीकरण किस तरीके से होती है उसके बारे में बताऊं मैं आपको। तो आपके पास रेखिक समीकरण ये होती है ax plus by plus c is equal to 0 होती है। यदि हम ax plus by plus c is equal to 0 इक्वल टू की साइन यदि हम इसका आलेखित निरूपण करें तो हमें एक सीधी रेखा देखने को मिलती है। जब इसकी सीधी रेखा देखने को मिलती है, यदि यहां पर ये बराबर का चिन्ह को हटा दिया जाए, इस बराबर के चिन्ह को हटा दिया जाए और इन चिन्ह की जगह हम इनमें से किसी एक चिन्ह को लगा दें, क्या कह रहे हैं, एक गणितीय कथन जिसमें चर एवं चिन्ह इस तरह से विद्यमान हो तो क्या कहलाती है, असमीकाएं। मतलब क्या करें, यहां पर इस तरीके के चिन्ह को लगा दी जाए तो ये हमारी समीकरण से असमीकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए असमीकाएं क्या कहलाती है, असमीकाएं देखिए इस तरीके से होती है कि हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो रखा होता है। कैसे, यदि हम किसी ग्राफ के ऊपर सरल रेखा को निरूपित करते हैं, इससे दो चर वाली रेखा को समीकरण को निरूपित करते हैं, तो वो जो क्या होता है कि वो ग्राफ को दो भागों में बांट देती है। क्लियर। अब देखिए असमीकाएं ये चीज बताती है कि उन दो भागों में से कौन सा भाग हमारे रीजन में है। हमारा रीजन का मतलब क्या हुआ, कौन सा भाग हमारे पक्ष में है और कौन सा नहीं है। तो उसमें हम ये असमीकाएं बताती है कि इस वाले भाग को हमारे पक्ष में, तो उस रीजन के अंदर जो भी बिंदु होगा वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब देखिए क्या होता है, किस तरीके से होता है, अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू से देखेंगे। लेकिन अब देखिए यहां पर क्या होता है कि यहां पर बराबर का चिन्ह हटा दिया जाता है और बराबर की चिन्ह की जगह देखिए यहां पर ये साइन लगा दिया जाता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या है, किस तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सरल रेखा के लिए ग्राफ बनाया गया है। इस सरल रेखा का ग्राफ के समीकरण की बात करें तो यहाँ पर क्या है, x plus 2y is equal to 7। यदि ये समीकरण इसी तरीके से होती, यदि ये समीकरण इसी तरीके से होती तो हम इसका ग्राफ इसी तरीके से बनाते। लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर इस इक्वल टू के साइन को हटाकर मैं लगा देता हूं ग्रेटर देन का साइन। क्या लगा देता हूं, ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूं। तब ये समीकरण कुछ अलग हो जाती है। देखिए किस तरीके से हो जाती है, ये जो सरल रेखा है, ये सरल रेखा इस ग्राफ पेपर को दो भागों में बराबर बांट रही है। देखिए कौन से भाग में बांट रही है, एक ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है। अब देखिए ये जो समीकरण है, ये समीकरण के अंदर कौन सा वाला भाग आता है। देखिए एक तो भाग ये हो चुका है और ये भाग नंबर 2 हो चुका है। अब इन दोनों में से कौन सा वाला भाग इस समीकरण को संतुष्ट करता है, वही वाला भाग इस समीकरण का क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। तो असमीकाएं यही बताती है कि आपने क्या किया, एक सरल रेखा बनाई। इस सरल रेखा से क्या हुआ कि आपका जो ग्राफ है दो बराबर बराबर भागों में बढ़ चुका है। अब जब ये दो बराबर बराबर भागों में बढ़ गया है तो इसमें से कौन सा भाग इस समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो अब हमें वही चीज निकालनी है कि ये कौन सा भाग इस समीकरण रेखाओं को संतुष्ट करता है। अब देखिए भाग का मतलब मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाना चाहूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए ये एक क्षेत्र दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक का ये पूरा आपको एक क्षेत्र दिख रहा होगा। ठीक है, और एक ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। अब इस क्षेत्र और इस क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र इसको संतुष्ट करता है। मतलब क्या हुआ कि इस क्षेत्र में कोई भी बिंदु लीजिए, जैसे मैं ये बिंदु ले लूं, चाहे ये बिंदु ले लूं, चाहे ये बिंदु ले लूं और चाहे ये बिंदु ले लूं, तो इसमें से कोई भी एक बिंदु लीजिए, वो बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते, इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते, वही वाला क्षेत्र हमारा होगा। क्लियर। तो अब देखिए कैसे हम पता कर सकते हैं। और यहां पर आपने दो तरीके के चिन्ह दिखे होंगे। एक तो आपने देखा ग्रेटर देन, यदि आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू आए तब हमें क्या करना है, और जब हमारे पास ग्रेटर देन आए तब हमें क्या करना है, इन सब के बारे में बताते हैं हम आपको। देखिए यदि आपके पास ग्रेटर देन साइन आया है, अब हमें चेक करना है कि ये वाला हमारा क्षेत्र है या ये वाला क्षेत्र है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्षेत्र से कोई भी आप बिंदु उठा लीजिए या फिर आप इस क्षेत्र से कोई भी एक बिंदु उठा लीजिए और इस समीकरण में रख दीजिए। जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है वही क्षेत्र आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कहा, तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु मैं यहाँ से उठाता हूँ 0,0, क्या उठाया है, 0,0 को उठाया है। ठीक है, अब ये 0,0 को इस समीकरण में रखता हूँ, इस असमीकाओं में रखता हूँ। तो असमीका में रखूंगा तो कैसे रखूंगा, 0 + 2 गुणे 0, 2 गुणे 0, 2 गुणे 0, ठीक है, फिर ग्रेटर देन 7। यहाँ पर चेक करते हैं तो क्या आएगा, 0 + 0 ग्रेटर देन 7।
0 प्लस 0 कितना हो गया, 0 ग्रेटर देन 7। क्या 0 ग्रेटर देन 7 हो सकता है क्या कभी? नहीं, 0 ग्रेटर देन 7 कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस समीकरण, इस असमीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, और जब इस असमीकरण को संतुष्ट नहीं करता है तो ये वाला रीजन हमारा नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या ऊपर वाला रीजन हमारा है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं एक बिंदु को। देखिए इस बिंदु को चेक करें, तो यहाँ पर मैं कौन से बिंदु को ले रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इस बिंदु को, ये ले लेता हूं मैं एक बिंदु, ये देखिए ये ले लेता हूं, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक है 0,6। तो 0,6 को इस असमीकरण में रखते हैं, क्या ये इसको संतुष्ट करता है? और यदि ये इसको संतुष्ट करता है तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारे इस असमीकरण का क्षेत्र कहलाएगा। देखिए कैसे रखें, x की जगह 0 रखें और 2 की जगह 2 रखते हैं और y की जगह रख देते हैं 6, y की जगह 6 रखते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो 6 दूनी हो गए हैं 12, 6 दूनी हो गए 12 ग्रेटर देन 7। क्या 12 7 से बड़ा होता है? बिल्कुल 12 7 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये इस असमीकरण को संतुष्ट करता है। सर हम एक ही बिंदु से कैसे कह सकते हैं? देखिए यदि हमारा एक बिंदु इसको संतुष्ट कर गया है तो इसके सारे के सारे इस क्षेत्र के सारे बिंदु असमीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे करना है? तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए इस असमीकरण से रिलेटेड तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बिंदु आपको इस असमीकरण के आपको क्या करना है, दो क्षेत्रों में बराबर बांट दिया है। अब देखिए आपको एक बिंदु ऊपर वाले क्षेत्र से लेना है, एक बिंदु नीचे वाले क्षेत्र से लेना है और दोनों बिंदुओं को इस रेखा से संतुष्ट कराना है। यदि इस रेखा को संतुष्ट करते हैं, यदि इस रेखा को संतुष्ट करते हैं तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो रेखाएं हैं इसमें ये वाला क्षेत्र इस असमीकरण का है और ये वाला क्षेत्र इस असमीकरण का नहीं है। और उसको दर्शाने का तरीका क्या होता है कि आपके पास जो ये वाला क्षेत्र है आप उसे इसे ब्लैक ब्लैक कर सकते हैं या फिर 2-3 क्रॉस का साइन बना के बता सकते हैं कि ये जो क्रॉस के साइन किए हैं ये हमारे इस असमीकरण का क्षेत्र है। क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब देखिए जहां तक बात रही कि ये ग्रेटर देन का साइन है, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए तब क्या करें सर? तो देखिए आपको अभी बताते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए तो देखिए x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले रहे हैं, आपके पास इस तरीके से आएगा। तो अब देखिए इसका ग्राफ बनाता हूं मैं। सबसे पहले यहां से आपके ग्राफ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ग्राफ किस तरह से बनाना है, और चलते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये हमने बना दिया, ठीक है। अब देखिए मैं आपके पास यहाँ पर कुछ पॉइंट को डिस्कस करूंगा। यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर x एक्सिस लिखेंगे, यहाँ पर y एक्सिस x अक्ष लिखेंगे, x अक्ष लिखता हूँ और यहाँ पर क्या लिखूंगा, x डैश अक्ष लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, y अक्ष लिखूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा, y डैश अक्ष लिखूंगा, ओके। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप इस ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन को भूल जाइए। यहां पर आप केवल और केवल ध्यान रखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है। आपको क्या बनाना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। x इज इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया आपको 2। तो x का मान 0 होने पर y का मान 2 होगा, तो ये रहा आपका एक बिंदु। अब बात करते हैं हम क्या करें, y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया है। तो ये रहा आपके पास दूसरा बिंदु 2 और 2 पे। अब क्या बात करें, यदि मैं x का मान 1 रखूं तो मुझे y का मान भी मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2। तो ये रहा आपके पास यहीं कहीं एक बिंदु होगा, ये कहीं एक बिंदु होगा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों को मिला देते हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं और यहाँ पर एक रेखा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रेखा बना दी है, ये रही हमारी वो रेखा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार्ट होती है, जो असमीकरणों से रिलेटेड है, देखिए क्या है, मैं बात करना बताऊंगा आपको। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो क्षेत्र हो चुके हैं, एक क्षेत्र आपका ये है और दूसरा वाला क्षेत्र आपके पास ये है। इन दोनों क्षेत्रों में से कौन सा वाला क्षेत्र आपके इस समीकरणों को संतुष्ट करता है? उसके साथ साथ अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है इसका मतलब क्या है। इस ग्रेटर देन इक्वल टू में यदि मैं इस इक्वल टू के साइन को हटा देता हूं, यदि मैं इसके इक्वल टू के साइन को हटा देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेखा हमने बनाई है अब ये रेखा कुछ इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी। और इस तरीके से दिखने का मतलब क्या हुआ कि इस असमीकरणों के अंदर ये जो रेखा वाला क्षेत्र है, रेखा वाला क्षेत्र मतलब ये जो रेखा का प्रॉपर क्षेत्र है, जो रेखा की तरीका है, ये वाला जो रेखा वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आपके इस असमीकरणों को संतुष्ट नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं यहां पर एक निर्देशांक लेता हूं, क्या निर्देशांक लूं, 0,2,
0,2। तो 0,2 को यहां रखूंगा तो x की जगह 0 रखा, y की जगह 2 रखा और ग्रेटर देन हो गया 2। क्या 2 कभी 2 से बड़ा होता है? क्या कभी 2 बड़ा होता है 2 से? जब 2 बड़ा नहीं होता है 2 से, 2 के बराबर होता है, तब ये इसको संतुष्ट नहीं करता है, ये इस असमीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। यदि यहां पर 3 ग्रेटर देन 2 होता, 3 ग्रेटर देन 2 होता, तब हम कहते कि ये इसको संतुष्ट करता है, तब हम इस रेखा को हम पूरी तरीके से बना सकते थे। लेकिन यहां पर 2 ग्रेटर देन कभी 2 नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि यदि ग्रेटर देन का साइन आ जाता है या फिर इसकी जगह लेस देन का भी तो साइन आ सकता है, यदि केवल एक ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आता है, तब आपकी ये जो रेखा वाला क्षेत्र है, ये वाली जो रेखा की लाइन है, ये रेखा की लाइन आपकी क्या हो जाएगी? डॉट डॉट हो जाएगी। यदि यहां पर इक्वल टू का साइन लगा दिया जाए, यदि आपके पास यहां पर इक्वल टू का साइन लगा दिया जाए, तब ये रेखा की जो है, ये डॉट डॉट की जगह आपके पास क्या आ जाएगी? पूरी एक सरल रेखा आपको दिखने को मिल जाएगी। अब देखिए, हमें ये चीज पता चल चुकी है कि यदि ग्रेटर देन का साइन हो तो डॉट डॉट लगाना है और नहीं हो तो हमें इक्वल टू का साइन लगाना है। तो देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर क्या है, इससे पहले वाले देखिए यहां पर ग्राफ के अंदर ये जो रेखा है हमने पूरी बनाई है, इसका मतलब क्या होगा? यहां पर इक्वल टू का साइन आएगा और यहां पर भी इक्वल टू का साइन आएगा, यहां पर भी इक्वल टू का साइन आएगा। क्लियर हो गया होगा अब आपको? अब चलते हैं, देखिए अगले पर क्षेत्र कैसे निकालें। तो देखिए, क्षेत्र आपको निकालना है, यहां पर इक्वल टू का साइन लगा, छोड़ देते हैं यहां पर इक्वल टू का साइन। अभी यहां पर आपको क्षेत्र निकालना है, तो आपके पास देखिए एक क्षेत्र तो हो चुका है आपके पास ये वाला, एक क्षेत्र हो चुका है ये वाला। इन दोनों क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र हमारा होगा वह हमें पता करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर दो बिंदुओं को लेना पड़ेगा, यहां पर दो बिंदुओं को लेना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने एक बिंदु लिया है 0,0, सबसे पहला जो बिंदु लिया है 0,0 को लिया है। अब देखिए, एक बिंदु यहां से ले लेते हैं, इसके निर्देशांक रख लेते हैं, यहां पर निर्देशांक रखें तो 3,0 को ले रहा हूं। तो दूसरा जो बिंदु है मैंने 3,0 को ले लिया है, 3,0 को ले लिया। अब इनमें से जो हमारे इस असमीकरण को संतुष्ट करेगा वही क्षेत्र हमारा होगा। तो रखते हैं यहां पर, तो यहां आएगा देखिए 0 + 0 ग्रेटर देन 2। तो 0 ग्रेटर देन 2 कभी भी नहीं होता है, इसका मतलब ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। अगला रखें, तो देखिए क्या रखेंगे? 3 + 0 ग्रेटर देन 2, 3 + 0 ग्रेटर देन 2, इसका मतलब 3 ग्रेटर देन 2। तो 3 2 से बड़ा होता है और 3 2 से बड़ा है, मतलब ये वाला क्षेत्र विद्यमान है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ डॉट डॉट लगाना है। दूसरा, इस वाले क्षेत्र को मतलब तो ऊपर वाले क्षेत्र को हमारी रेखाएं संतुष्ट करती है। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। देखिए, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेखा है हमारे दो क्षेत्र में विभाजित कर रही है, तो इन दो रेखाओं में भी, दो क्षेत्र में विभाजित करने पर जो हमारे वाला जो क्षेत्र है, जो इस असमीकरण को संतुष्ट करता है, वो हमने बना दिया है ब्लैंक ब्लैंक से। तो ये जो दिख रहा है हमारे पास, ये वाला क्षेत्र इस असमीकरण को संतुष्ट करता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमारे पास असमीकरण आए तो असमीकरण का जो हल है किस तरीके से हमें निकालना है, असमीकरण का ग्राफ हमें किस तरीके से बनाना है। क्लियर हो गया होगा? अब देखिए, आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिलेंगे, जहां पर हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड, आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड, इसी चैप्टर्स के हम बहुत अच्छे अच्छे वाले सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। मिलते हैं हमारे अगले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।